नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजशेखर यादव, एमडी मेडिसिन। द हीलिंग टच के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। डायबिटीज़ को बेहद आसान और सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस एवं जानकारी के लिए हमारे चैनल द हीलिंग टच को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, डायबिटीज़ मेलिटस की डेफिनेशन की बात की जाए तो डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि इसको हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ डिजीजेज है, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जिसमें एक कॉमन फीचर होता है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। तो यदि किसी भी बीमारी की वजह से आपके ब्लड की शुगर बढ़ गई है तो आप डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात है, डायबिटीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे शरीर का जो पेंक्रियाज होता है, अग्नाशय, जहाँ पर बीटा सेल्स होती हैं और उन बीटा सेल्स में इंसुलिन का निर्माण होता है, उन बीटा सेल्स का एक ऑटो इम्यून प्रोसेस के तहत डिस्ट्रक्शन हो जाता है और शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और मरीज डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो एक हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, जिसमें इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि जो पेंक्रियाटिक आइलेट सेल्स हैं उनमें इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो बाहर सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, यानी आपके जो कोशिकाएं हैं उनमें इंसुलिन ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है, या आपका जो लिवर है उसमें ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो सामान्य से अधिक हो रहा है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो अवस्था होती है उसको अपन टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जैसे कुछ जेनेटिक कॉजेज होते हैं, जैसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, एक जेनेटिक कॉज है जिसमें डायबिटीज़ होती है। कुछ सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, कुछ एंडोक्राइनोपैथीज होती हैं, जैसे हाइपरथायराइडिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम, इन सभी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। कई बार कुछ ड्रग्स के सेवन से, कुछ दवाओं के सेवन से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम स्टेरॉइड बोलते हैं, उनके सेवन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। थायराइड डायरेटिक, उनके सेवन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। कई बार जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर बढ़ जाता है और उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये सारे जो सेकेंडरी कॉजेज हैं, इनके जो लक्षण होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से मिलते जुलते होते हैं। डायबिटीज़ के डिजीज़ बर्डन की बात की जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1985 में डायबिटीज़ के पूरे विश्व में मात्र 30 मिलियन मरीज थे और 2017 तक आते आते संख्या 450 मिलियन हो गई। करीब 15 गुना मरीजों में वृद्धि हुई है वर्ल्ड वाइड। यूनाइटेड स्टेट्स में करीब 10% आबादी डायबिटीज से ग्रसित है और डायबिटीज की जो प्रेवलेंस है वो ओबेसिटी की प्रेवलेंस के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे विश्व में ओबेसिटी की प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे टाइप 2 डायबिटीज की प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि असामयिक मृत्यु के कारणों में डायबिटीज 5वां सबसे मुख्य कारण है। और आश्चर्य की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण बीमारी के बहुत से ऐसे मरीज हैं जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, यानी डायबिटीज को हम कैसे डायग्नोज करते हैं, उसकी बात की जाए तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल यदि आपका 126 मिलीग्राम % से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ है। यदि आपको डायबिटीज़ के लक्षण हैं और आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल 200 मिलीग्राम % से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मरीज को 75 ग्राम ग्लूकोज ओरली देने के बाद 2 घंटे बाद यदि ब्लड शुगर लेवल 200 मिलीग्राम % होता है तो हम कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ है। और HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल यदि आपका 6.5% से अधिक है तो हम कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ है। अब हम बात करेंगे कि किन मरीजों को या किन व्यक्तियों को अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलर चेक कराना चाहिए। यदि आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए और हर 3 साल के बाद आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए।
कुछ व्यक्तियों को यदि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनको 45 वर्ष से पहले अपना ब्लड शुगर लेवल नियमित रूप से चेक कराना चाहिए। जैसे यदि आप ओवरवेट हैं, आपका बॉडी मास इंडेक्स यदि 25 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से अधिक है, तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। यदि आपको हाइपरटेंशन है यानी उच्च रक्तचाप है, आपका ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अधिक है, तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। यदि आपने पहले कभी ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराया था और आपका ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग 110 से 125 मिलीग्राम परसेंट था, तो आप प्री डायबिटीज़ की अवस्था से ग्रसित थे और आपको रेगुलर ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। जिन महिलाओं को पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर है, उनको अपना ब्लड शुगर लेवल नियमित रूप से चेक कराना चाहिए। यदि आपको डिसलाइपिडीमिया है, यदि आप एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो 35 मिलीग्राम परसेंट से कम है, या आपका ट्राइग्लिसराइड 250 मिलीग्राम परसेंट से अधिक है, तो आपको अपना शुगर लेवल नियमित रूप से चेक करवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे डायबिटीज के लक्षण यानी क्लिनिकल फीचर्स की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डायबिटीज के जो अधिकांश मरीज होते हैं उनमें कोई लक्षण नहीं होता, वे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और दशकों तक 10-10, 15-15 साल तक डायबिटीज से पीड़ित रहते हैं। और जब उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या किसी और कारण से जब वो अस्पताल जाते हैं और उनकी शुगर की टेस्ट किया जाता है, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है। आमतौर पर डायबिटीज के जो लक्षण होते हैं वो पॉलीयूरिया यानी बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना, पॉलीडिप्सिया यानी बार बार प्यास लगना, पॉलीफेजिया ज़्यादा भूख लगना, वेट लॉस वजन का बिना किसी वजह के कम होना, फटीग एंड वीकनेस कमजोरी और थकान, ब्लर्ड विजन मीन्स आंखों के आगे धुंधला दिखाई देना, फ्रीक्वेंट सुपरफिशियल इन्फेक्शंस जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, पुअर वुंड हीलिंग, आपको यदि कहीं चोट लग जाती है तो उस चोट का घाव भरने में सामान्य से अधिक समय यदि लगता है, तो आपको अपना ब्लड शुगर निश्चित रूप से चेक कराना चाहिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर और डिसफंक्शन क्रिएट करती है और इसके कॉम्प्लिकेशन शरीर के लगभग हर ऑर्गन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। यदि इसके क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो डायबिटीज़ अंधता का एक मुख्य कारण है और इसके जो ऑप्थेल्मोलॉजिकल यानी आई रिलेटेड जो डिसफंक्शन होते हैं उनमें कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटाइनोपैथी और मैक्यूलर डिजेनरेशन, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आगे चलकर मरीज को अंधता का शिकार यानी ब्लाइंडनेस का शिकार बना सकती हैं। किडनीज पर डायबिटीज का बेहद गंभीर असर पड़ता है। इनिशियली मरीज को प्रोटीन यूरिया होता है यानी उसके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके उसके गुर्दे कमज़ोर पड़ जाते हैं और अंततः वह एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी ESRD का शिकार हो जाता है और उसे डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो तंत्रिकाओं पर डायबिटीज़ का असर होता है, तंत्रिकाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और मरीज को तरह तरह की न्यूरोपैथीज होने लगती हैं जिसमें नमनेस, टिंगलिंग यानी पैरों में सुनपन, हाथों में सुनपन, कमज़ोरी, ये सारे लक्षण आने लगते हैं। हमारे जो पाचन तंत्र है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उस पर भी डायबिटीज़ के दुष्प्रभाव होते हैं और गैस्ट्रोपेरेसिस, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, ये लक्षण मरीज को होने लगते हैं। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पर डायबिटीज़ के बेहद गंभीर असर पड़ते हैं। पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, सिस्टोपैथी यानी पेशाब करने में मरीज को तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। महिलाओं में लॉस ऑफ लिबिडो, डिस्पेरोनिया, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। डायबिटीज़ का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं: डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलाइपिडीमिया और स्मोकिंग। तो डायबिटीज़ जिन मरीजों को होता है उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना सामान्य से काफ़ी अधिक होती है
और इन मरीजों को आगे चलकर हृदयाघात यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है, वो हो सकता है। डायबिटीज़ के रोगियों को लोअर एक्सट्रीमिटी यानी पैरों में समस्याएं हो सकती हैं तरह तरह की, जिसमें डायबिटिक फुट अल्सर हो सकता है, पैरों में अल्सर हो सकता है, पैरों में इन्फेक्शन हो सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नॉन ट्रोमेटिक जो कॉजेज होते हैं उसमें डायबिटीज़ नंबर 1 है लोअर लिम्ब एम्पुटेशन का, यानी डायबिटीज़ की वजह से बहुत से मरीजों को पैर तक कटवाना पड़ जाता है। डर्मेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आपकी स्किन है वो शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तरह तरह के फंगल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, स्किन में प्रूराइटिस यानी खुजली की समस्या होने लगती है। इसके अतिरिक्त भी कई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ के मरीजों में अधिकता से देखी जाती है। इसके अतिरिक्त डेंटल कॉम्प्लिकेशन, पेरियोडोंटल डिजीजेज डायबिटीज़ में बहुत अधिक होती हैं। तो कह सकते हैं कि शरीर का शायद ही कोई सिस्टम है जो डायबिटीज़ के दुष्प्रभावों से बच पाता है। इसलिए समय पर डायबिटीज़ का निदान, पता चलना और फिर उसका ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की यदि बात करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको इंसुलिन या कोई दवा प्रिस्क्राइब कर दी गई है और आप वो नियमित रूप से खा रहे हैं, बल्कि डायबिटीज़ के इलाज के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। हमें ट्रीटमेंट गोल सेट करने पड़ते हैं। ट्रीटमेंट गोल्स की बात करें तो इंडिविजुअलाइज किए जाते हैं। मरीज का जो एजुकेशन लेवल है, उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट गोल्स डिसाइड किए जाते हैं और मरीज को ट्रीटिंग टीम का एक पार्टनर समझा जाता है, ना कि उसे केवल मरीज समझकर दवाएं प्रेस्क्राइब करके भेज दिया जाता है, बल्कि उसकी जो एजुकेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। और डायबिटीज़ में जो एजुकेशन है, मरीज को डायबिटीज़ के बारे में बताना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना ताकि वो खुद अपना इलाज कर सके, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। ट्रीटमेंट गोल्स में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 70 से 130 रहनी चाहिए और पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के बाद की जो ब्लड शुगर है वो 180 मिलीग्राम % से कम रहनी चाहिए। HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 7% से कम रहना चाहिए। ये हमारा जो आइडियल ट्रीटमेंट गोल्स रहते हैं। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जब भी आपको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो चिकित्सक आपके विभिन्न तरह की जांचें करवा के ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको कोई ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो चुका है। इसके बाद आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए कहा जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो शराब का सेवन आपको बिल्कुल कम कर देना चाहिए। सप्ताह में 1 या 2 बार से ज़्यादा आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले सकते हैं। यदि आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। एक्सरसाइज में जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज हैं वो ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं, जैसे जॉगिंग है, स्विमिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, ये सारी एक्सरसाइज होती हैं, योगा है। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, इनका डायबिटीज़ कंट्रोल में बेहद महत्वपूर्ण रोल है। तीसरा जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती है डाइट, जिसको हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज़ के लिए पहले कहा जाता था कि बहुत सख्त परहेज बताए जाते थे, आजकल ऐसा नहीं है। इंडिविजुअलाइज्ड डाइटरी प्लान्स होते हैं, कोई एक प्लान हर मरीज के लिए फिट नहीं होता है। मरीज की एजुकेशन लेवल, सोशल बैकग्राउंड, उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हुए उसकी डाइट प्लान की जाती है। डाइट में फैट की मात्रा है वो कम रखी जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखी जाती है। हाई कार्बोहाइड्रेट फूड जैसे आलू है, चावल है, ये सब ना खाने की सलाह दी जाती है। मिठाई की मात्रा, घी और चिकनाई की मात्रा यानी फैट फ्री डाइट लेने के लिए बोला जाता है। यदि मरीज को एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, जैसे उसे हाइपरटेंशन भी है, तो उसके भोजन में नमक की मात्रा कम रखी जाती है। सबसे जरूरी होता है रेगुलर एक्सरसाइज। मरीज को वेट लूज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यदि वो अपना वजन 5 से 7% कम लेता है तो डायबिटीज़ की शुरुआती जो अवस्था होती है उसमें बिना किसी दवा के भी मरीज का जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो सकता है। इसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज के बाद आता है ड्रग्स का रोल। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसमें क्योंकि शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो
आमतौर पर मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं। वो आपके जो चिकित्सक हैं वो आपके लिए एक बेस्ट जो इंसुलिन रेजीम है वो सेट करते हैं। टाइप 2 के जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनमें शुरुआती स्टेज में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी जो दवाएं जो मुंह से खाने वाली दवाएं हैं वो दी जाती हैं। ये सभी दवाएं बेहद सुरक्षित हैं। पुरानी जो दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड हैं काफ़ी सस्ती होती हैं, इसलिए ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो भी कम रहती है और ये नियमित खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये इंडिविजुअल प्लान किया जाता है। आपके चिकित्सक आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है, आपकी बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस, एसोसिएटेड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके बाद जो एक बेहद महत्वपूर्ण बात होती है वो है SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। आजकल ग्लूकोमीटर हैं वो बहुत सस्ते हैं, 500 से 1000 रुपये में आपको मार्केट में ग्लूकोमीटर मिल जाता है। जो उसकी टेस्ट स्ट्रिप होती हैं वो 10 रुपये से ज़्यादा की नहीं होती है। तो डायबिटीज़ के हर रोगी के पास खुद का ग्लूकोमीटर होना चाहिए। और टाइप 1 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको दिन में 2 से 3 बार ब्लड ग्लूकोज चेक करनी चाहिए। टाइप 2 के जो रोगी होते हैं वो दिन में 1 बार या कम से कम 2-3 दिन में 1 बार अवश्य अपना ब्लड शुगर चेक करें। लिपिड प्रोफाइल यानी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो कितनी है वो साल में 1 या 2 बार अवश्य चेक कराएं। अपना ब्लड प्रेशर लेवल है वो साल में 3 या 4 बार अवश्य चेक कराएं अपने चिकित्सक से मिलकर। किडनी फंक्शन टेस्ट, आपके जो गुर्दे के टेस्ट हैं, ECG है, ये साल में 1 बार अवश्य होनी चाहिए। आप अपने फुट यानी पैरों की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पैरों में न्यूरोपैथी की वजह से सुन्नपन रहता है। उसमें छोटी भी कोई चोट लग जाती है तो वो बड़ा अल्सर या वो घाव बन जाती है और आगे चलकर पैर काटने की भी स्टेज आ सकती है। तो रेगुलर आपको अपने फुट केयर, डेली अपना पैर गर्म पानी से साफ करके उसे एक सूखे तौलिए से पूछें, उसमें खुश्की नहीं रहनी चाहिए, ड्राइनेस नहीं रहनी चाहिए। रेगुलर आई केयर, आंखों की विशेष केयर रखें। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से रेगुलर अपना चेकअप कराएं, जिससे आपको यदि कोई डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है तो वो अर्ली स्टेज पर पता चल सके। तो इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो डायबिटीज़ का बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिन मरीजों का डायबिटीज़ है उनको निराश होने की, हताश होने की, डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने पाकिस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम का नाम जरूर सुना होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वसीम अकरम को 30 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई थी और तब से वो लगातार इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। डायबिटीज़ के बावजूद क्रिकेट की दुनिया में वो एक बेहद जाना पहचाना नाम बने। बहुत अच्छे बॉलर थे। जब एक क्रिकेटर विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस दे सकता है डायबिटीज़ के बावजूद, तो आप अपना जीवन सामान्य रूप से बिल्कुल निश्चित रूप से बिता सकते हैं। इसलिए डायबिटीज़ यदि आपको तो आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको केवल जो ये सारी बातें मैंने बताई है इनको आपको फॉलो करना है और आप बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपके लिए एक और डिजीज़ यानी बीमारी के बारे में जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए।